हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बीपी वर्मा, आप हमारे साथ देखेंगे आज हिस्ट्री का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें हम प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे इतिहास को, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, जय हिंद सभी को, और हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। इतिहास, इसका इंग्लिश है हिस्ट्री। इसका इंग्लिश है हिस्ट्री, यानी इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। अब ये इतिहास क्या है, थोड़ी चर्चा इसकी कर लेते हैं। इतिहास, इसका मतलब होता है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन मतलब, जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास, अपने घरों में भी, कि जब भी कोई काम बिगड़ जाता है तो फिर उसके बाद ना बिगड़ने से पहले जो चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन जब काम बिगड़ जाता है तो उसके बाद फिर घरों में चर्चाएं स्टार्ट होती हैं। ये कैसे क्या हुआ, कैसे ख़राब हुआ, क्यों ख़राब हुआ, तो ये सारी चर्चाएं होती हैं, बाद में की जाती हैं बैठ के। ठीक, तो वही यहाँ पर हो रहा है। इतिहास यानी जो बीते हुए समय में, जो बीते हुए समय में स्टार्ट हुआ। अतीत, अतीत का मतलब यही होता है कि जो बीत चुका है उसका अब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये होता है अतीत का अध्ययन। यानी जो कुछ भी हो चुका है हमारे सामने या हमसे पहले, तो उन सब का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब इतिहास कोई सिंपल सा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारा अध्ययन है इसमें। तो इसके अध्ययन को सरल तरीके से पढ़ने के लिए इसको डिवाइड कर दिया जाता है पार्ट्स में, जो कि हमारे अध्ययन को सरल बना देता है। हमारे पढ़ने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है और उस सरल बन जाता है, जिससे पढ़ने में सरलता आ जाती है। तो बिल्कुल हम उसी आधार पर पढ़ेंगे। इससे पहले मेरा यही उद्देश्य था कि बता दूं इतिहास आकर है क्या, इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे। तो इतिहास में हम बीते हुए समय को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी हमारा जो बीता हुआ समय, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे क्या हुआ, कैसे मानव का विकास हुआ, तो वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। इसीलिए इसको बोल लिया जाता है कि ये अतीत का अध्ययन है। यानी इतिहास हमें क्या कराता है, अतीत का अध्ययन कराता है, अतीत से अवगत कराता है कि जो बीता हुआ वक्त है उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे बस्तियां बनी, ये सारी बातें इतिहास के माध्यम से हमें पता चलती हैं। और एक बात इसमें नोट पॉइंट बता दूं कि इतिहास, ये तो हमें पता है कि इतिहास क्या है, अतीत का अध्ययन है। एक पॉइंट आता है जो कई बार पूछा भी जाता है कि इतिहास का जो जनक है यानी पिता, वो किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, हेरोडोटस। इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस को बोला जाता है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने थे स्टार्टिंग में ही। इतिहास क्या है, अतीत का अध्ययन है, और इतिहास का पिता यानी इन सब का अध्ययन जो सबसे पहले स्टार्ट किया, वो श्रेय किसको जाएगा, हेरोडोटस को। ठीक है, तो हेरोडोटस क्या है, इतिहास के जनक हैं। अब हम आएंगे अपने फर्स्ट टॉपिक पर कि इतिहास को हम कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए, इतिहास को पढ़ने के लिए इससे पहले कई बार सोचा कि इसको सरल कैसे बनाया जाए, क्योंकि इतिहास जो है केवल एक दिन का अध्ययन नहीं है, ना ही साल भर का अध्ययन, ये कई वर्षों का अध्ययन है। तो एक साथ इसको इकट्ठा पढ़ लिया जाए ऐसा संभव नहीं था। तो क्या किया गया कि इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा पढ़ा गया, जिससे इसको पढ़ने में सरलता आई और समझने में भी सरलता बनी रही। तो उसी के आधार पर हम बताते हैं कि जो इतिहास है इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में यानी 3 भाग में। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाता है पाषाण काल, और ये प्राक ऐतिहासिक का भाग है, प्राक ऐतिहासिक काल का। तो मेनली ये वाला पार्ट है हमारा पहला, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा जो है हमारा
वो है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा ऐतिहासिक काल। तो हम पूरे इतिहास को इन 3 पार्ट्स के आधार पर पढ़ेंगे। तो जैसे ही इतिहास को इन 3 पार्ट्स में बांट दिया तो इतिहास काफ़ी सरल हो गया समझने में, पढ़ने में। तो पहला इसका जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हो जाता है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, तो इसमें आ जाता है पाषाण काल। यानी सबसे पहले जो इतिहास का जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो वाला यहाँ से आ जाएगा, और जिसमें मेनली क्या आएगा, पाषाण काल। पाषाण काल में भी क्या आएगा, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या इसको उत्तर पाषाण काल भी बोल देते हैं। और जो चौथा होता है वो होता है ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण, ये पाषाण काल के ही 4 पार्ट्स हैं। इसमें क्या है, पाषाण काल के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले पूरा पाषाण के बारे में, फिर मध्य के बारे में, फिर नव के बारे में, फिर ताम्र के बारे में। और जैसे ही ये चारों पार्ट समाप्त होंगे फिर हम आ जाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। जैसे सिंधु सभ्यता हो गई, सिंधु, ठीक है, सिंधु है हड़प्पा मतलब, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता वगैरह। तो ये सारी सभ्यताएं हम पढ़ेंगे इसमें। इसकी ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, इसकी भी ज़्यादा जानकारी नहीं। जो सबसे ज़्यादा जानकारी हमारे पास है वो है ऐतिहासिक काल की। इसको हमें पढ़ना है डूब कर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा कर लेंगे, 1-2 पेज का हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, केवल हमें सिंधु सभ्यता पढ़नी है। उसके बाद हम आएंगे ऐतिहासिक काल में, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी है और सब कुछ हमें पढ़ना है। बात करते हैं इतिहास की जानकारी मिलती कैसे, कैसे लोगों ने, कैसे विचारकों ने इसको बता दिया बीते हुए समय में कि ये हुआ था, पूरा पाषाण था, मध्य पाषाण था, नव पाषाण था, सिंधु सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता। तो क्या होता है, जब पुराने समय का अतीत किया जाता है, अतीत का जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए कोई जानकारी भी तो मिलनी चाहिए। ऐसे ही तो नहीं मान सकते अनुमान से कि ऐसा हुआ होगा। तो केवल हम अपनी कल्पना के आधार पर ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ने के लिए बोझ नहीं बनाना है, तो कुछ साक्ष्य भी तो होना चाहिए। तो जब मानव पढ़ा लिखा नहीं था तो वो साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं करवा पाया, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया नहीं पढ़ा लिखा ना होने के कारण जिससे उस समय की कुछ धरोहर मिल जाती और उनके आधार पर हम अनुमान लगा करके कुछ जानकारी जुटाते और तब हम इसका अध्ययन कर पाते। तो जानकारी ना मिलने के कारण हमें पूरा अध्ययन का जो स्रोत है वो नहीं मिल पाता, जिससे हमें डिटेल में जानकारी नहीं मिलती है और ना ही हम इसका अध्ययन कर पाते डिटेल में। तो हमें जो जानकारियाँ ये स्टार्ट होंगी वो होंगी यहाँ से सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में भी सारी जानकारियाँ नहीं, कुछ जानकारियाँ मिलेंगी जो कि हम पढ़ेंगे। और जो ऐतिहासिक काल है इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, ताम्र लेख हैं, इस प्रकार की कई साक्ष्य मिलेंगे, पुरातात्विक सर्वेक्षण वगैरह, तो ये सारे मिलेंगे। अब कहेंगे कि जब यहाँ कुछ था ही नहीं तो कैसे, तो इसमें क्या होता है, एक पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, उसने जब इसके जो है साक्ष्य की खोज की तब यहाँ से कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कुछ धरोहर वगैरह मिल जाती हैं, उनके आधार पर इनकी जो है अनुमान लगाया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो जानकारी है वो लगभग पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर ही संभव है, क्योंकि यहाँ से कोई लिखा पढ़त वाली चीज़ ज़्यादा नहीं मिलती है। जो लेखन वाली अध्ययन सामग्री वो हमारे ऐतिहासिक काल में बहुत आएगी। तो यहाँ तक दोनों में केवल पुरातात्विक सर्वेक्षण का ही ज़्यादा अनुदान है, ठीक है, यानी उसी का बहुत सारा योगदान है, जो इसकी जो भी हमें जानकारी उपलब्ध है वो हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाषाण काल के बारे में,
फिर पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ये तो बात रही हमारे पाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारी जानकारी होने के कारण इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि प्राचीन, मध्य, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक काल, मध्यकालीन, मध्यकाल, प्राचीन, और फिर विश्व इतिहास को भी हम देखेंगे, यानी विश्व इतिहास को भी पढ़ना है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राक ऐतिहासिक काल से, जहाँ की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर ही मिलती है। तो अब हम अध्ययन करेंगे इसके भागों की। तो सबसे पहला हम भाग अध्ययन करेंगे प्राक ऐतिहासिक काल का। प्राक ऐतिहासिक काल का अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि मानव जो है वो लिखा पढ़ा नहीं होता था। मानव लिखा पढ़ा नहीं होता था, इसलिए कोई भी लिखित साक्ष्य यहाँ से मिला नहीं है। कोई भी लिखित साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। इसकी जितनी भी जानकारी मिली है वो हमें पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा ही मिली है। पुरातात्विक सर्वेक्षण एक विभाग है जो कि खोजें करता है बीते समय में क्या क्या कहाँ हुआ, कुछ खुदाई वगैरह करके ये सारी बातें वो इकट्ठा करता रहता है। तो उसके आधार पर ही हमें कुछ सूक्ष्म जानकारियाँ मिली हैं जिसका अध्ययन हम अंतर्गत करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हम जो हमारा काल है वो पढ़ेंगे पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल, इसको केवल नाम जो पाषाण काल है इसीलिए दिया गया क्योंकि इस काल में जो मानव होगा वो पत्थर के औजारों या हथियारों का उपयोग करेगा। ठीक है, तो यह वह काल है जिसमें मानव पत्थर के औजारों या हथियारों का उपयोग करता है, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। अब इसको हम भाग के आधार पर, यानी इसके जो 4 पार्ट्स हमने किए थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, उसके आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, ठीक है। अब पुरा पाषाण काल की बात करें तो यह इतिहास का प्रारंभिक समय, क्योंकि इससे पहले की कोई जानकारी नहीं है इसलिए इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसको हम प्रारंभिक समय बोल देते हैं इतिहास का, इतिहास की शुरुआत का प्रारंभिक समय। अब इसमें क्या है, चारों पार्ट में कुछ विशेष बातें रहेंगी, सॉरी, जो भी विशेष बातें रहेंगी 3-4 उनको ही हमें देखना है, बाकी और कुछ पढ़ना नहीं। सबसे पहले पुरा पाषाण काल में क्या होगा, इसमें जो मानव होगा उस मानव को हम आदि मानव बोलेंगे। ठीक है, यानी आदि मानव, जैसा ऐसे टीवी वगैरह में आपने मूवी वगैरह में देखा होता है आदि मानव, वो आदि मानव होता है क्योंकि यहाँ का मानव में कोई मैनर्स नहीं होता है, कोई भी सभ्यता नहीं होती है और वो केवल अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए दर बदर भटकता रहता है। तो उसका एक ही काम होता है यहाँ कि केवल भोजन को प्राप्त करना और अपना पेट भरना। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो सहारा होता है, कहते हैं डूबते का सहारा तिनका, लेकिन यहाँ घूमते का सहारा पत्थर। घूमते का सहारा क्या है, पत्थर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मानव होगा उसका सहारा क्या हो जाएगा, पत्थर, यानी उसके जो औजार होंगे वो काहे के हो जाएंगे, पत्थर के। ठीक है, औजार हथियार वो पत्थर के होंगे, बड़े बड़े औजार होंगे यहाँ पर, जिनकी सहायता से वो अपना जानवरों का शिकार करेगा और जानवरों का शिकार करके उसके मांस से अपने भोजन की व्यवस्था करेगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए, एक तो इसके औजार, दूसरा उसका जो काम होता है पेट भरना। ठीक है, पेट भरना, यानी यहाँ पर जो मानव होगा उसका केवल एक ही काम होगा, भोजन की व्यवस्था करना, यानी अपना पेट भरना। इसीलिए यहाँ के मानव को खानाबदोश बोल दिया जाता है। खानाबदोश का मतलब होता है खाद्य संग्राहक, यानी जो खाद्य व्यवस्था जो होता है सामग्री उसको इकट्ठा करना। तो यहाँ पे केवल भोजन की व्यवस्था करने के लिए जो मानव होगा वो घूमता फिरता है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं खानाबदोश। तो यहाँ पे 2 मेन पॉइंट हैं, पत्थर के औजार होंगे, बड़े बड़े औजार होंगे, हथियार, दूसरा वो अपना पेट भरने के लिए ही घूमेगा और कोई इसका काम नहीं होगा। तीसरी यहाँ की सबसे बड़ी प्रमुख बात हो जाती है,
जो कि अभी तक चलती आई है वो यह है कि क्या होता है, कई सारे लोग बैठे होते हैं एक जगह, ठीक है, शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए वो पत्थर के औजार वगैरह भी ले जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि लोग जब भी तालाब या नदी के किनारे बैठते हैं तो खाली बैठने से तो बढ़िया अगर उन्हें कोई पत्थर वगैरह मिल जाता है तो उसको उठा करके फेंकते हैं। तो ये प्रथा, ये सोच लगभग वहाँ से हमने मिलाई है। तो हमने इसको कहानी के तौर पर, जिससे इतिहास को पढ़ने में थोड़ा सरलता आ जाए, उसी से बनाया है कि कई लोग जो हैं उस समय के बैठे हुए थे और वो क्या करते हैं, जो पत्थर के औजार वगैरह हथियार ले जाते हैं तो और औजार बनाने भी पड़ते हैं, तो वो पत्थरों को उठा करके फेंकते थे। ठीक है, बैठे थे तो खाली बैठने से तो बढ़िया कुछ काम किया जाए, तो उन पत्थरों को उठाकर वो फेंकने लगे। तो जैसे ही वो पत्थर दूसरे पत्थरों से टकराए तो उसमें कुछ चिंगारियाँ उत्पन्न हुई। तो उन लोगों ने देखा और इस पर विशेष ध्यान दिया, बार बार इसका प्रयोग किया। तो वहाँ से इनकी दिमाग की सोच आई कि ये आग की खोज। दूसरा, जब बार बार वो एक्सपेरिमेंट करने लगे तो वहाँ से कुछ जगह पे आग वगैरह लग जाती है, तो वहाँ पे कुछ जानवर वगैरह जल जाते हैं। जानवर वगैरह जल जाते हैं तो वहाँ से यहाँ से अभी क्या करेंगे, जब जानवर वगैरह जल जाएंगे तो उनका मांस भी जल जाएगा। तो अब ये लोग उस मांस को टेस्ट करके देखेंगे, अब इनको वो टेस्टी लगेगा। तो अब ये लोग क्या कर देंगे कि इस आग के सहारे से, जो इन्होंने आग का एक्सपेरिमेंट किया है उसके सहारे से अब ये अपने शिकार को, जो भी जानवरों का शिकार करते हैं उसको पका करके भून करके खाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 3 प्रमुख बातें हैं यहाँ की। सबसे प्रमुख बात है यहाँ पर आग की खोज। ठीक है, सबसे प्रमुख बात है यहाँ पे आग की खोज। तो आग की खोज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, पुरापाषाण काल से स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरा भाग है हमारा मध्य पाषाण काल। दूसरा पार्ट है हमारा मध्य पाषाण काल। अब इसमें क्या होगा, नाम तो वही है, बस उसमें पूरा है, इसमें मध्य लग गया तो कुछ ना कुछ तो अपडेट हो ही जाएगा। जैसे मोबाइल के सॉफ्टवेयर आते हैं तो उसमें नई नई टेक्निक आती रहती है तो उनके वर्जन अपडेट होते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर होगा, थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। इसमें क्या चेंज आएगा कि जो मानव के हथियार थे, औजार थे, पहले तो बड़े बड़े होते थे पत्थरों के, अब चूंकि इनको एक सहारा और मिल गया। पहले तो था घूमते का सहारा पत्थर, अब जैसे ही ये आग की खोज कर लेंगे तो इनको एक और सहारा मिल जाएगी। तो अब ये क्या करेंगे, इस पत्थर के जो औजार बनाते हथियार बड़े बड़े, अब उनको थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, यानी औजार या जो हथियार होते हैं उनका आकार अब कैसा हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, क्योंकि इनका अब दूसरा सहारा मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से जो औजारों का, हथियारों का आकार होगा वो छोटा हो जाएगा। औजारों का, हथियारों का आकार जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो औजार का छोटा होने का मतलब यही है कि इनको एक दूसरा सहारा मिल जाता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जब एक ही सहारा होता है तो पूरा उसी पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन दूसरा सहारा आ जाता है तो अब पहले वाले से जो थोड़ा स्नेह होता है वो कम हो जाता है, दूसरे पर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से अब जो पत्थर के आकार वगैरह होंगे इनके, वो छोटे हो जाएंगे। अब यहाँ से एक प्रमुख बात निकल के आएगी कि ये लोग अब क्या करेंगे, आग की खोज हो जाने से ये अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि करना स्टार्ट कर देंगे। यानी अब यहाँ से शुरू हो जाएगा अंतिम संस्कार। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, अंतिम संस्कार करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से 2 प्रमुख बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो औजार होंगे, हथियार होंगे, उनका आकार अब छोटा हो जाएगा और यहाँ से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट इसके ध्यान रखने, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा काल। तीसरा काल है हमारा नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी उसे बोल देते हैं।
नव पाषाण काल सॉरी, नव पाषाण काल में क्या होगा? अब देखिए क्या होता है, जब आरामदायक चीज़ें किसी भी मनुष्य के आसपास घूमने लगती हैं तो मनुष्य आलसी होता जाता है। ठीक है, यानी जितनी भी अब मनुष्य को सहायता करने वाली चीज़ें उसके पास आएंगी तो उतना ही वो आलसी होता जाएगा। अब आप ये भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ और आपको मानना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है। क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे पहले का मानव और अब का मानव कितना डिफरेंट है। उसमें ज़्यादा नहीं, आप 100 साल पहले चले जाइए, अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि उस समय का जीवन कैसा होता था और अब का कैसा है। आदमी के पास अब इतनी लग्जरी वाली चीज़ें आ गई, इतनी आरामदायक चीज़ें आ गई कि आदमी बहुत ज़्यादा आलसी हो गया। ठीक है, वही यहाँ पर हुआ जब यहाँ के मानव के पास थोड़ा अपडेशन होने लगा, यानी उस समय में अब अपडेट होने लगी कि आकार जो होता है पत्थरों का, औजारों का, वो अब छोटा हो गया, आग की खोज हो गई। तो अब इन लोगों में थोड़ा आलसीपन आने लगा। यानी पहले ये लोग क्या करते थे, दर बदर भोजन के लिए भटकते थे, लेकिन अब इनमें जब आलसीपन आएगा तो ये क्या सोचेंगे, ये अब ज़्यादा चला नहीं जाता है, अब ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे। ऐसा करते हैं कि हम रहने की एक फिक्स व्यवस्था कर लेते हैं, यानी एक स्थायी आवास बना लेते हैं। तो यहाँ से ये लोग क्या करेंगे, अब स्थायी आवास की व्यवस्था करेंगे, स्थायी आवास। ठीक है, ये लोग अब अपना स्थायी आवास बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी रहने के लिए फिक्स जगह बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आलसीपन के कारण। अब जब रहने के लिए आप स्थायी आवास बनाएंगे, दूसरा कारण है कि आप अब घूम भी ज़्यादा सकते नहीं हैं, तो आपको अब खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, खाने पीने के लिए भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका निकालेंगे कि अब हमें ज़्यादा घूमना फिरना ना हो, अपने आसपास में ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, कुछ ऐसा किया जाए। तो अब ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्थायी आवास बनाएंगे। स्थायी आवास के बाद अब इनको दूसरी एक ही चीज़ की ज़रूरत है, पेट भरने के लिए। एक तो रहने के लिए हो गई, दूसरी पेट भरने की। पेट भरने के लिए खाने और पानी की ज़रूरत होती है। ये लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से कृषि स्टार्ट कर देंगे, कृषि और पशुपालन, क्योंकि पशु के माध्यम से ही कृषि शुरू होगी। तो अब ये लोग यहाँ से कृषि और पशुपालन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रमुख बातें हो गई नव पाषाण काल की। एक तो इन्होंने स्थायी आवास की व्यवस्था कर ली, दूसरा कृषि और पशुपालन शुरू कर दिया। तीसरा क्या होगा, यहाँ पर ये लोग एक घड़े बोलते हैं ना, मनके की खोज, घड़े मनका बोल देते हैं उसे, उसकी खोज कर लेंगे। यहाँ से घड़े की खोज होगी, मनके की खोज होगी। तीन प्रमुख बातें हैं इसकी, स्थायी आवास, कृषि, पशुपालन और घड़े यानी मनके की खोज। नोट कीजिए। ये तीन हो गई। चौथी बात, ये लोग पहिए की खोज कर लेंगे, पहिए, क्योंकि जब कृषि पशुपालन करेंगे तो कुछ ऐसे काम आएंगे जहाँ से इनको आइडिया लगेगा और ये लोग पहिए की खोज कर लेंगे। तो इस नव पाषाण काल की चार प्रमुख बातें हैं, स्थायी आवास, कृषि पशुपालन, घड़े की खोज और पहिए की खोज। चार इसकी प्रमुख बातें हो गई नव पाषाण काल की। इसके बाद मैं आपको कुछ नोट पॉइंट बता दूं। जब बात हुई कृषि की तो ऐसा माना जाता है, हमारे इतिहास के लोगों ने जो बताया है कि कृषि की जो शुरुआत है, कृषि की शुरुआत, उसका समय लोगों ने बताया 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व बताया है समय की। जो कृषि की शुरुआत है वो लगभग 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान में जगह है, पाकिस्तान में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ, किरथर पहाड़ी।
तो ऐसा बताया है कि जो कृषि की प्रारंभिक शुरुआत है वो लगभग आज से 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान में सुलेमान और जो किरथर पहाड़ियाँ हैं उनके बीच स्टार्ट हुई थी। कृषि की शुरुआत आज से 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच स्टार्ट हुई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम्स में। दूसरी बात, यहाँ से जब कृषि और पशुपालन की बात होती है तो एक पॉइंट निकल के आता है कि सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया है इन लोगों ने, पालतू पशु, वो बनाया है कुत्ते को। ठीक है, कुत्ता। यानी अगर पूछा जाए कि सबसे पहला जो पालतू पशु है इतिहास का वो कौन है, वो कुत्ता को मान्यता दी गई है कि सबसे पहला जो पालतू पशु है जिसको पाला गया वो कुत्ता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कृषि की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो इसको आपको नोट करना चाहिए। कृषि की शुरुआत लगभग 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच हुई थी और जो सबसे पहला पालतू पशु है वो कुत्ता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। एक पार्ट और बचा है भाई, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ताम्र, ताम्र का मतलब होता है तांबा। आजकल जितना भी औद्योगिकरण हो रहा है वो किसका हो रहा है, मेटल्स का, धातुओं का, केमिकल्स का। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से जैसे ही तांबा स्टार्ट होगा, तांबे की खोज होगी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाए, औद्योगिकीकरण स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ की एक सबसे प्रमुख बात होगी कि ये लोग तांबे की खोज कर लेंगे, यहाँ से इनको कहीं ना कहीं पर तांबा मिल जाएगा। और अब ये लोग क्या करेंगे, जो हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे पत्थर के, अब ये लोग उसमें तांबे का यूज करना स्टार्ट कर दें। अब आप सोच सकते हैं अब यहाँ से मेटल्स की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो अब ये लोग तांबे की शुरुआत कर देंगे क्योंकि उन्होंने अब तांबे की खोज कर ली है। तो जो ताम्र पाषाण काल है इसका नाम ही इसी आधार पर रखा गया, क्योंकि अब इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया, बहुत बड़ा वर्जन आ गया कि ये लोग अब तांबे की खोज कर चुके हैं। अब यहाँ से इनका जो शिकार करने का तरीका है उसमें अपडेट मिल जाएगी। तो सबसे प्रमुख बात है यहाँ की तांबे की खोज। ठीक है, तांबे की खोज। और जैसे ही तांबे की खोज स्टार्ट हुई, खोज हुई, तो अब ये लोग, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब यहाँ से औद्योगिकीकरण स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से औद्योगिकीकरण स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इतना बड़ा कदम आएगा तब आप समझ सकते हैं अब लग्जरी वाली चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इंसान और आलसी होता जाएगा। अब इसके बाद इतना सब कुछ हुआ तो पूरा पाषाण काल अब यहाँ से ख़त्म होकर के एक नई सोच निकल कर के आएगी और उस काल में हम पढ़ेंगे फिर आद्य ऐतिहासिक काल। अब यहाँ से सभ्यताओं का जन्म होगा, क्योंकि अब इंसान के पास काफ़ी कुछ आ गया। पहले उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ होने लगा। रहने के लिए उसके आवास बन गए हैं, उसकी ज़िंदगी बिताने के लिए उसके पास कृषि है, पशुपालन है, ठीक है, और भी लग्जरी वाली चीज़ें आ गई जैसे घड़ा है, पहिया है। तो इंसान अब क्या कर रहा है, यहाँ से पूरा पाषाण काल से धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है और वो लग्जरी वाली चीज़ों की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ से वो दुनियादारी वाली सोच रखने लगे, क्योंकि पहले उसके पास केवल एक ही काम था, भोजन की खोज। अब उसके पास काम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, तो जो पशुओं को पालेगा उनकी भी देखभाल करना उसका काम हो जाएगा। कृषि के लिए जो औजार बनाएगा, जो व्यवस्थाएं करेगा, उसका भी
उस पर काम बन जाएगा कि उनका ध्यान रखें। तो इस प्रकार अब क्या होगा, मनुष्य जो उस समय का मानव है उसका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होगा और वो क्या करेगा, अब जो भी उसने अपने आसपास चीज़ें बना रखी हैं उनकी भी देखभाल करने की जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी। तो अब यहाँ से सभ्यताओं का जन्म स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे हड़प्पा सभ्यता बनेगी, सिंधु सभ्यता बनेगी, कांस्ययुगीन सभ्यता बनेगी, यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी अब सभी सभ्यताएं, क्योंकि औद्योगिकरण अब स्टार्ट हो जाएगा। औद्योगिकीकरण स्टार्ट होने से ही सभ्यताएं स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा था प्रागैतिहासिक काल का एक छोटा सा वर्णन। अगर आपसे पूछा जाए कि किस काल में मनुष्य आखेटक था, शिकारी था, किस काल में मनुष्य आखेटक था, शिकारी था, तो आपको बताने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुरापाषाण काल से ही स्टार्ट हो जाता है। पुरापाषाण काल से, क्योंकि पुरापाषाण काल में ही शिकार करता था। मध्यपाषाण काल में उसने क्या किया, मध्यपाषाण काल में उसने रहने के लिए व्यवस्थाएं करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो सबसे पहला यही काल था पुरापाषाण, जिसमें कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन इसके स्टार्ट होने के बाद से ही अब अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और ज़िंदगियों में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इतना हमने पढ़ लिया है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें हमें पढ़ना है सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इस प्रकार की कई सभ्यताओं को हम पढ़ेंगे और उसको समाप्त करते ही फिर हम आ जाएंगे ऐतिहासिक काल वाले पार्ट में, जिसमें हमें पढ़ना है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व इतिहास भी पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में बस हमें इतना ही पढ़ना था। इसके आगे की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल वाले एपिसोड से स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।